बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम समझते हैं एक एजम्पशन के थ्रू। एक हम एज्यूम करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और इस कंटेनर में n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं और हर गैस पार्टिकल की अपनी ही एक वेलोसिटी है जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ v1 v2 अप टू vn। अगर इसमें n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल हैं तो हर गैस पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है इट्स मीन के आउटसाइड इन्वायरमेंट का इस सिस्टम के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। हम ऐसे कह सकते हैं हैव नो इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। लाइक जैसा कि फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस कंटेनर पर आउटसाइड या सराउंडिंग की वजह से इस पर फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, मतलब कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो। तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं कि जिस पर आउटसाइड या उसके सराउंडिंग से या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना करे। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनसाइड द कंटेनर क्या है कि n नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स हैं, हर गैस पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया v1 v2 एंड v3। और तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि इस सिस्टम का जो मोमेंटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1 और सेम इट इज़ इस पार्टिकल का मोमेंटम m2 v2। तो अगर सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को हम सम करें प्लस अप टू mn vn, मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है p इक्वल टू mv। तो अगर तमाम पार्टिकल्स के मोमेंटम को सम करें तो उससे क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम में कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है, इस पार्टिकल की भी डिफरेंट है, इसकी भी वेलोसिटी डिफरेंट है। इट्स मीन कि हर एक का मोमेंटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम का अगर हम टोटल मोमेंटम देखेंगे तो वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब जो अगर इन तमाम को सम करें और इससे जो टोटल मोमेंटम आएगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और इनका मोमेंटम चेंज होता है कि एक का मोमेंटम इंक्रीज़ होता है, एक का मोमेंटम डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन अगर हम तमाम पार्टिकल्स का मोमेंटम सम करेंगे तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखी है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज़ कंजर्व। के एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। कि हर एक के मोमेंटम को जब हम सम करेंगे तो टोटल अनचेंज होगा हर दफ़ा। ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये आपस में कोलाइड करें और हम इनका मोमेंटम फाइंड करें, तो जो एक दफ़ा मोमेंटम फाइंड किया, दूसरी तीसरी दफ़ा भी मोमेंटम हम फाइंड करें तो मोमेंटम वही रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होता रहेगा लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो अनचेंज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ
आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो रियलिटी की बात की जाए तो यूनिवर्स में रियलिटी के तौर पर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। हर सिस्टम पर आउटसाइड से कोई ना कोई इफ़ेक्ट लाजमी होता है। लेकिन हम यहाँ पे असम्पशन कर रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम को। ओके, तो इसी तरह से जो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू होगा इनिशियल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, तो जितना मोमेंटम फाइनल होगा उतना ही इनिशियल। तो हम पी आई को उस साइड पे लेते हैं और फिर पी एफ माइनस पी आई, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो। तो इस सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होते हैं कोलिजन के प्रॉब्लम्स में हम यूज़ करते हैं। व्हेन ए कोलिजन अकर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यू टू इंटरनल फोर्स द मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल चेंज। जब इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोलिजन होगी तो हर पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, यही कह रहे हैं। सच फोर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेट फोर्स, लेकिन ये फोर्सेस जो नेट टोटल फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करते, विच रिमेन ज़ीरो। हेंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसी वजह से टाइम के गुजरते साथ भी जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, लेकिन हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होता रहता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन एक्सप्लोजन। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हम एक्सप्लोजन में भी अप्लाई करते हैं, और सेम इट इज़ कोलिजन के प्रॉब्लम्स में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल होता है। तो हम पहली एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पे यूज़ है? तो फर्स्ट केस है हमारे पास एक्सप्लोजन केस। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है और उसका मास और वेलोसिटी, मतलब एक्सप्लोजन से पहले क्या है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। लेकिन जब वो एक्सप्लोड करता है तो उसके इनसाइड जो केमिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किस एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो जो ऑब्जेक्ट था एक्सप्लोजिव वो डिवाइड हो जाता है फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स मीन्स के पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके जितने भी पार्ट्स थे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसी वजह से इसका जो टोटल मोमेंटम होता है आफ्टर द एक्सप्लोजन वो भी अनचेंज होगा। अब देखें ज़रा इसको मैं, इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम, तो जाहिर सी बात है मास जो कि एक्सप्लोइड मटेरियल का था वो m था और वेलोसिटी ज़ीरो। तो जब m और v होगा इक्वल टू आएगा ज़ीरो, क्योंकि v हमारे पास ज़ीरो है तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम की बात की जाए आफ्टर द एक्सप्लोजन, फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो दो मास में डिवाइड हो जाता है, दो फ्रेगमेंट्स में। तो एक का मास m1 और उसकी वेलोसिटी v1, और दूसरे का मास m2 और वेलोसिटी v2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मास m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन हम इसके साथ नेगेटिव लेंगे क्योंकि जो मास m2 था v2 था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो दोनों को जब सम करेंगे तो m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास ज़ीरो के ही इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों के मास सेम है लेकिन और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वेलोसिटी भी सेम है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो। तो इसी तरीके से लॉ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है एक्सप्लोजन के केस में। और नेक्स्ट आपकी बुक में स्टेटमेंट दी गई है, एक और स्टेटमेंट है एक्सप्लोजन के बारे में। एक्सप्लोजन इन ए कैनॉन आल्सो फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कैनॉन के एक्सप्लोजन में भी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही फॉलो होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिफोर फायरिंग के फायर्स करने से पहले
जो उसके अंदर जो बुलेट होती है, या हम कह सकते हैं कि एक बॉल जो कि फायर करने के लिए यूज़ होता है, आयरन बॉल होते हैं, और कैनॉन का वेट जो है वो 100 केजी है। तो टोटल मोमेंटम इस वक्त दोनों रेस्ट पे हैं तो ज़ीरो, लेकिन जब एक्सप्लोड होता है, जब फायर होता है, तो जो बुलेट है या कैनॉन बॉल है, कैनॉन बॉल ही कह देते हैं कि कैनॉन बॉल एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करता है, तो सेम वेलोसिटी के साथ इस कैनॉन को भी बैकवर्ड मूव करना चाहिए। लेकिन इस कैनॉन का मास ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसका जो बैकवर्ड रिकॉयल होता है, जो बैकवर्ड मोशन होता है वो कम होता है, लेकिन होता लाजमी है। तो इसी तरीके से जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा हो जाते हैं, वेलोसिटी कम हो जाती है बैकवर्ड, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से, और इस केस में मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो फिर भी टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। ओके, इन एक्सप्लोजन ऑब्जेक्ट्स मूव अपार्ट इंस्टेड ऑफ कमिंग टुगेदर लाइक इन कोलिजन। अब कोलिजन के केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से एक्सप्लोर करने के बाद दूर जाते हैं, और कोलिजन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स वो एक दूसरे के करीब आते हैं और कोलाइड करते हैं, लेकिन दोनों केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। इस तरह एक कराटे प्लेयर कैन ब्रेक टाइल्स विद ए सिंगल ब्लो। अब इस तरह का एक कराटे प्लेयर भी एक सिंगल ब्लो के साथ जो टाइल को वो तोड़ देता है। उसकी वजह ये है कि जब वो तेज़ी से अपने हाथ को मूव कराता है डाउनवर्ड, तो उसका हाथ का मास और उसकी वेलोसिटी, जब इससे एक मोमेंटम होता है उसके हाथ का मास और वेलोसिटी की वजह से, जब वो हिट करता है इन टाइल्स को, तो सडन जो है मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये टाइल ब्रेक हो जाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसके हाथ का मोमेंटम था वो सडन स्टॉप हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और जितना भी मोमेंटम उसका हाथ का था वो कन्वर्ट हो जाता है फोर्स की शक्ल में इन टाइल्स पर, तो जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। और इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्रिकेट बॉल पे भी अप्लाई होता है कि जब फास्टली बॉल मूव करता है और बैट के साथ हिट करता है, तो आफ्टर द कोलिजन उसका मोमेंटम उसी तरह रहता है कि अगर जितनी तेज़ी से या जितना लार्ज अमाउंट ऑफ बॉल हो, तो वो बैट को पीछे की तरफ भी मूव कराता है और फिर ख़ुद आगे चला जाता है। इस तरह रॉकेट एंड जेट इंजन की बात की जाए तो रॉकेट और जेट इंजन में भी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होती है कि जो इंजन है वहाँ से हॉट गैसेस आउटवर्ड आ रही होती हैं एक डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट या जेट इंजन जो है वो जेट को आगे की तरफ मूव कराता है, तो वहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्रिएट होता है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। द सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ अप्लाइड व्हेन टू कार्स हिट ईच अदर। और इसी तरह जब दो कार्स आप एक दूसरे को हिट करते हैं, तो नेट मोमेंटम ऑफ कार बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मस्ट बी इक्वल। तो नेट मोमेंटम जो कार्स का होता है बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही।